हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने भी एक वीडियो डाल दिया है कि ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे वो एओईओ का है या एपीएफसी का है, वो आपको 2 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी से देखें तो हमारे पास पूरा मई का महीना है, पूरा जून का महीना है और जुलाई में 1 दिन बचा हुआ है, मतलब 61 दिन उधर हो गया और इधर 5 दिन बचा हुआ है। तो टोटल हमारे पास देखेंगे तो 66 डेज है। और काट पीट के देखें तो 2 महीना से ऊपर टाइम है दोस्तों, जो सफिशिएंट टाइम है ईपीएफओ की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग तो कर ही रहे थे साथ में साथ, और अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का एमसीक्यू भी आएगा, ताकि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। और जिस तरह से मैंने सफलता प्राप्त किया है उस तरह से आप भी ईपीएफओ में सक्सेस प्राप्त करें दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग का एमसीक्यू कर रहे थे, तो टोटल 500 एमसीक्यू का हम लोग टारगेट रखें, इसको धीरे बढ़ाएंगे भी। तो टोटल हम लोग 80 एमसीक्यू कर चुके हैं दोस्तों। आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो टोटल इस लेक्चर को करने के बाद आपका 130 एमसीक्यू अकाउंटिंग से हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का भी हम लोग जो है 50 एमसीक्यू के आसपास कर चुके हैं दोस्तों। और भी आगे आने वाले लेक्चर में, आज ही एक लेक्चर आएगा अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग 30-40 क्वेश्चन और करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को खूब सारा प्रैक्टिस करवाएंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बिना लेट किए चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का अकाउंटिंग का लेक्चर पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे। थ्योरी ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है, 4-5 लेक्चर और आएगा अकाउंटिंग का, थ्योरी का। आपका अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट 3, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश में दोस्तों। पीडीएफ अभी बनाने में टाइम लग रहा है, तो पीडीएफ आप लोग को एक ही साथ 500 एमसीक्यू का दे देंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके थे, कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 81 से, मतलब यहाँ से स्टार्ट है 1 से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आज से। देखिए, ये लेक्चर जो है पीडीएफ भले आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, लेकिन अभी जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में भी, तो दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो इंग्लिश मीडियम को। ध्यान से सुने दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड जर्नल रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। बोल रहा है कौन सा इनमें से जर्नल मतलब रोजनामचा, कौन सा जर्नल, ये चारों जर्नल का टाइप है। तो बोल रहा है किस जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे जब भी गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, मतलब कोई कस्टमर जो है सामान लिया और वो वापस कर दिया दोस्तों, तो किस में लिखेंगे। तो बिजनेस, देखिए मान लीजिए एक आदमी बिजनेस है, ठीक है, ये सामान एक आदमी को बेचा, तो जब भी बेचेगा तो क्या करेगा, सेल करेगा। सेल मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, तो जब ये आदमी जो है, मान लो कोई इसको कुछ बेचा, मान लो एसी बेचा, तो लेकिन एसी जो है ख़राब निकल गया, तो ये आदमी फिर उसको रिटर्न करेगा, है ना। तो जब बेचा है ये बिजनेस, तो किस में लिखेगा, अपना सेल जनरल में लिखेगा, विक्रय खाता में लिखेगा। ठीक, और वही आदमी जब वो जो चीज़ बेचा गया है उसको वापस कर देगा, तो फिर उसको किस में बेचेगा, किस में लिखेगा, तो उसको लिखेगा किस में, विक्रय वापसी खाता में लिखेगा, मतलब सेल्स रिटर्न। जो बेचा तो सेल जर्नल में लिखा, और वापस जब कर दिया तो किस में लिखेगा, विक्रय वापसी खाता या सेल्स रिटर्न जनरल। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 का डी। देखिए, परचेज जनरल तो होगा नहीं, क्योंकि बिजनेस तो कुछ खरीद नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। सेल्स जनरल तब होगा जब वो शुरू में जब बेचा होगा, तो सेल्स जनरल होगा, ये भी नहीं होगा। परचेज रिटर्न तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस कुछ खरीदा और बिजनेस वापस तो नहीं कर रहा है, यहाँ कस्टमर वापस कर रहा है, इसीलिए लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी जर्नल में दोस्तों। ठीक है, तो 1 का आंसर होगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बोल रहा है सेल्स ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल। बोल रहा है अगर हम क्रेडिट मतलब उधार में, सेल मतलब बेचते हैं, अगर हम उधार में बेचते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग किस जर्नल में लिखेंगे। तो मैंने बताया था जर्नल्स का बहुत टाइप आपको बताया था, तो विक्रय खाता बताया था सेल्स जनरल में, कि जो भी हम लोग उधार में कोई बिजनेस बेचता है तो किस में लिखता है दोस्तों, सेल्स जर्नल में, विक्रय खाता जनरल में। ठीक है, तो किस में लिखेगा, सेल्स जर्नल में। ठीक है, तो 2 का होगा डी। परचेज जनरल में नहीं होगा, परचेज मतलब क्या होता है, क्रय, तो बिजनेस को क्रय तो नहीं कर रहा है, वो बेच रहा है ना, तो 2 का क्या होगा दोस्तों, सेल्स जनरल। परचेज रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बिजनेस कुछ खरीदा और वापसी बिजनेस वापस नहीं कर रहा है कुछ, ये भी नहीं होगा। सेल्स रिटर्न तो मैंने ऊपर देख लिया कि जब कोई बिजनेस बेचता है तो वापस अगर कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है तो उसको सेल्स रिटर्न जनरल में लिखता है बिजनेस। ठीक है, तो 2 का आंसर होगा दोस्तों बी। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे ट्रांजेक्शंस दैट ए बिजनेस डज नॉट रिकॉर्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड जर्नल आर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स और डे बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला ट्रांजेक्शंस दैट ए बिजनेस डज नॉट रिकॉर्ड इन एनी स्पेशलाइज्ड जर्नल। स्पेशलाइज्ड जर्नल मतलब विशेष जर्नल। ठीक है, तो विशेष जर्नल का क्या क्या टाइप है, क्रय खाता को विशेष जर्नल बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है ये सब। विक्रय खाता को बोलते हैं, ठीक है, या क्रय वापसी खाता को भी बोलते हैं स्पेशलाइज्ड जनरल, विशेष बही, है ना, या विक्रय वापसी
जनरल को भी बोलते हैं। तो जो ये चारों चीज़ में आएगा तो इसको इसमें लिख देंगे। लेकिन बाकी कोई चीज़ इसमें नहीं आता है तो मैंने आपको बताया था, उसको हम लोग जनरल जर्नल में लिखते हैं, मतलब सामान्य रोजनामच्चा में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है कि बिजनेस का अलग, अगर बहुत कोई बड़ा बिजनेस होता है तो अपने अलग अलग खाता को मेंटेन करता है, अलग अलग जर्नल को मेंटेन करता है। तो बाकी चीज़ अगर किसी जर्नल में नहीं आता है तो उसको जनरल जर्नल या सामान्य जर्नल में लिख देता है दोस्तों। और वैसे भी नाम है जनरल, मतलब क्या होता है, सामान्य। तो ऐसा एंट्री जो किसी जर्नल में नहीं आएगा वो किस में आएगा, सामान्य जर्नल में। तो 3 का आंसर क्या होगा, डी। यहाँ बोल रहा है कैश पेमेंट जनरल, तो इस जनरल में क्या लिखेंगे, जितना भी कैश में पेमेंट बिजनेस अगर करेगा, रोकड़ में अगर पेमेंट होगा तो कैश पेमेंट में लिख देगा। कैश रिसिप्ट, जो भी उसको पैसा मिला है, प्राप्ति हुआ है, तो कैश रिसिप्ट जनरल में लिखेगा। परचेज रिटर्न में जो भी उसने सामान जो है खरीदा, ठीक है, फिर बाद में बिजनेस वापस कर दिया तो उसको परचेज रिटर्न क्रय वापसी जनरल में लिखेगा। और कोई जो चीज़ किसी जनरल में नहीं लिखा जाएगा वो किस में लिखेगा, जनरल में। तो 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, बोला अनदर नेम ऑफ जर्नल इज, रोजनामच्चा का एक और नाम क्या है। तो इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और इसको डे बुक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होता है रिकॉर्ड होता है। जैसे कोई जर्नल मतलब क्या, रोजनामच्चा मतलब क्या, कोई बिजनेस है, टाटा है, तो टाटा अगर गाड़ी वो खरीदा टायर, तो यहाँ पे लिख देगा टायर खरीदे इतना तारीख को। उसके बाद स्टील खरीदा इतना तारीख को। फिर उसके बाद कुछ भी कहता, मान लो कुछ भी खरीदा, जैसे कि पेंट खरीदा टाटा गाड़ी पेंट करने के लिए, तो पेंट खरीदे इतना तारीख को। तो मतलब देख रहे हैं आप, डे टू डे रिकॉर्ड हो रहा है टाइम के अनुसार, है ना। तो उसको इसलिए जर्नल को हम लोग डे बुक भी कहते हैं, ठीक है। जर्नल का नाम स्पेशलाइज जर्नल तो नहीं है, जर्नल का एक टाइप है स्पेशलाइज जर्नल, समझ में आ रहा है ना, उसका नाम नहीं है, तो ये नहीं होगा। कैश बुक तो अलग होता है, मैंने देख लिया। रिकॉर्ड बुक इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे बुक, आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज जर्नल विल रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय द बिजनेस। तो क्या बोल रहा है, इनमें कौन से जर्नल में, जो 4 जर्नल का नाम है, किस जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे कि अगर बिजनेस ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। मतलब मैंने बताया कि बिजनेस जो है कुछ सामान, मान लिया टाटा खरीदा, क्या खरीदा, मान लो टायर खरीदा, और कुछ टायर डिफेक्टिव निकल गया, ख़राब निकल गया। तो जब खरीदा टायर टाटा, तो क्या लिखेगा, कौन से बुक में लिखेगा, क्रय खाता में, क्योंकि टाटा ने क्रय किया है, ठीक है। परचेज में लिखेगा, परचेज जनरल में। तो कुछ टायर अब ख़राब निकल गया, उसको वापस करेगा, तो किस में लिखेगा, क्रय वापसी खाता, मतलब परचेज रिटर्न जनरल। तो वही बोल रहा है, जब रिटर्न बिजनेस कुछ सामान रिटर्न कर देता है तो उसको किस में लिखेगा, क्रय वापसी खाता। क्रय को क्या बोलते हैं, परचेज, वापसी को रिटर्न, तो किस में लिखेगा, परचेज रिटर्न जनरल, ठीक है। समझ में आ गया। परचेज जनरल में क्या लिखेगा, जब शुरू में खरीदा था तब, और जब वापसी कर देगा तो परचेज रिटर्न में। टाटा कुछ बेचा, गाड़ी बेचा, तो उसको किस में लिखेगा, सेल्स जनरल में, विक्रय खाता। और जब वापसी कर देगा, कस्टमर वापसी कर दिया कोई चीज़, तो किस में बिजनेस लिखेगा, वापसी विक्रय वापसी जर्नल में, विक्रय वापसी रोजनामच्चा में। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। जब भी बिजनेस कुछ खरीदता है और वापस कर देता है तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न जर्नल में लिखते हैं। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। अगला देखते हैं। बोला सेल्स एंड परचेज जर्नल डज नॉट रिकॉर्ड। बोला सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल क्या रिकॉर्ड नहीं करता है दोस्तों। तो मैंने बताया था, कोई भी जर्नल होता है, चाहे वो सेल्स जर्नल हो या परचेज जर्नल हो, ठीक है। अगर नाम में अगर सेल्स लग गया मतलब विक्रय, ठीक है, और परचेज मतलब क्रय, तो ये जो खाता होता है दोस्तों, ये वही चीज़ रिकॉर्ड करता है जो उधार में खरीदा गया या उधार में बेचा गया। इसमें कोई चीज़ अगर कैश में बेचा गया तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, मैंने आपको बताया है। कोई चीज़ अगर कैश में बिजनेस खरीदता है या बेचता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, मैंने आपको बताया है। कैश बुक को क्या बोलते हैं हिंदी में, रोकड़ बही। तो कोई चीज़ अगर कैश में लेन देन होता है तो उसको हम लोग कैश बुक में लिखते हैं, और कोई चीज़ अगर उधार में बिकता है तो उसको हम लोग अलग से जर्नल बनाते हैं, जिसको सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल बोलते हैं दोस्तों। तो बोल रहा है सेल्स एंड परचेज जर्नल डज नॉट रिकॉर्ड। तो सेल्स और परचेज जर्नल क्या रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा कैश में अगर सेल हो रहा है या कैश में परचेज हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो 5 का आंसर, 6 का आंसर क्या होगा, डी दोस्तों। क्रेडिट्स मतलब क्या होता है, उधार। तो सेल्स जर्नल तो क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करेगा, उधार वाला चीज़ को करता ही है सेल्स जर्नल। क्रेडिट परचेज को भी परचेज जर्नल करेगा, ठीक है। क्रेडिट सेल्स एंड परचेज को दोनों करेगा, है ना, अलग अलग करेगा। लेकिन जो रोकड़ में होता है, कैश में होता है, उसको सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल रिकॉर्ड नहीं करता है। उसके लिए हम अलग से जर्नल बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश बुक। समझ में आ रहा है। तो 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। समझ में आया। चलिए, मैंने जितना पढ़ा है सब उसी से बनेगा दोस्तों, कुछ आपको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खूब सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा दोस्तों। अभी तो शुरू हुआ है, अभी हमारे पास 60 से 65 दिन। अगर डेली आप समझ लीजिए कि 50 से 60-70 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो आप टोटल जो है 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं करवा दूंगा, सब टेंशन मत लीजिए। और बहुत सारा करवाया भी हूँ, ऐसा नहीं है कि बोल रहा हूँ सिर्फ। पॉलिटी का भी देखिए बहुत सारा, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है। हिस्ट्री का भी देखेंगे
तो उसका भी 100 से 150 क्वेश्चन 200 तक हो चुका है। इन्वायरमेंट का भी हो चुका है, ऐसा नहीं है। अब मैं अभी सबका जो है प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, है ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जाके वहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है दोस्तों, बोल रहा है कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉल स्पेशलाइज जनरल। बोल रहा है अगर डेटर मतलब जो आपसे उधार लिया था, ठीक है, समझ में आया। जैसे बिजनेस है, कोई आदमी है, ठीक है, इसको बेचा कुछ उधार में, ठीक है, तो जब ये आदमी वापस देगा पैसा, ठीक है, तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा पूछा है। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है दोस्तों, कैश दे रहा है। तो प्राप्ति क्या हो रहा है, कैश का, तो इसको किस में लिखेंगे, रोकड़ प्राप्तियाँ में या कैश रिसिप्ट में लिखेंगे, है ना, कैश रिसिप्ट में लिखेंगे। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। क्या उसको परचेज जर्नल में लिखेंगे, कुछ खरीदा जा रहा है क्या, अभी नहीं। सेल्स जर्नल में लिखेंगे, सेल्स जर्नल में तो शुरू में लिखते हैं, जब हम उसको उधार में बेचे थे तब, जब उधार में हम बेचे थे तब उसको हम लोग लिख दिए सेल्स जर्नल में। ठीक है, तो इसको शुरू में लिखे थे उधार में, लेकिन जब कैश हमको वापस मिला, इससे तो रोकड़ मिला, तो किस में लिखेंगे, कैश रिसिप्ट में लिखेंगे। ठीक है, कैश पेमेंट में तो नहीं लिखेंगे, कोई बिजनेस कुछ पेमेंट थोड़ी कर रहा है, बिजनेस को प्राप्त हो रहा है, तो कैश रिसिप्ट में लिखेगा, कैश प्राप्ति में। ठीक है, रोकड़ प्राप्ति में। 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कैश रिसिप्ट जर्नल प्लस कैश पेमेंट जर्नल। बोल रहा है इनमें से कौन सा जो चारों चीज़ है वो कैश रिसिप्ट भी जर्नल है, मतलब कैश जो आता है वो भी लिखते हैं, कैश रिसिप्ट मतलब रोकड़ प्राप्ति जर्नल भी है, और कैश पेमेंट और रोकड़ पेमेंट जो करते हैं, अदायगी करते हैं, वो भी है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कैश रिसिप्ट होता है मतलब प्राप्ति होती है ना, और जो भी कैश पेमेंट करते हैं मतलब हम लोग जो अदायगी करते हैं मतलब देते हैं, तो उसको किस में लिखते हैं, तो मैंने बताया था उसको कैश बुक में लिखते हैं। कैश बुक में 2 कॉलम होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जब भी पैसा आता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, जब भी पैसा हम लोग पेमेंट करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, और कैश बुक को ही रोकड़ वही बोलते हैं, है ना। तो किस में लिखेंगे, जो भी पैसा आएगा, जो वो पैसा जाएगा वो लिखेंगे कैश बुक में। 8 का आंसर होगा सी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा है कैश परचेजेज ये रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज जनरल। जो भी हम लोग कैश में खरीदते हैं, परचेज मतलब खरीदते हैं, उसको हम लोग किस में लिखेंगे दोस्तों, तो उसको हम लोग लिखेंगे किस में, बताइए। तो जब भी आप कैश में परचेज करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे उसको, है ना, और आप लिख रहे हैं कैश में, तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, कैश पेमेंट जनरल में लिखेंगे, स्पेशलाइज जनरल, या तो कैश बुक में लिखेंगे। लेकिन बोल रहा है स्पेशलाइज जनरल, 3-4 ऑप्शन में किस में आप लिखोगे, क्या परचेज रिटर्न में लिखोगे, खरीदे हो, लेकिन किस में खरीदोगे, उधार में खरीदे हो, नहीं, उधार में खरीदते तब लिखते परचेज जनरल में। ठीक है, अगर उधार में बेचते तो लिखते सेल्स जनरल में। अगर परचेज रिटर्न मतलब आपने खरीदा उधार में और आप उसको वापस कर दिए, अच्छा नहीं लगा तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। और जो हम लोग कैश में खरीदते हैं दोस्तों, उसके लिए कैश बुक में लिखते हैं। तो अगर कैश बुक ऑप्शन में नहीं है तो उसको कैश पेमेंट भी जनरल में, कैश पेमेंट मतलब ऐसा जनरल जिसमें आप कैश में पेमेंट कर रहे हो वो लिख रहे हैं। तो वही तो बोला है क्वेश्चन में कि ऐसा जनरल जिसमें कैश में अगर परचेज कर रहे हो मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, तो लिखोगे किस में लिखोगे, कैश पेमेंट जनरल में लिखोगे, क्रय अदायगी रोजना मच्चा में। ठीक है, तो 9 का आंसर होगा दोस्तों डी। अगला है ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड बिलो एवरी एंट्री इन जनरल इज कॉमनली नोन एज। बोल रहा है जब भी हम लोग जो है जर्नल में एंट्री करते हैं तो हम लोग उसके नीचे में एक लिखते हैं दोस्तों छोटा सा चीज़ कि क्या हुआ। जैसे मान लिया मैंने मैगी ख़रीदा, ठीक है, मैगी ख़रीदा 10 रुपये का, ठीक, और मैगी आया तो मैंने तो मेरे से पैसा गया, पैसा जब भी गया तो मेरा क्या होगा, पैसा क्या होता है दोस्तों, रोकड़ बोलते हैं। रोकड़ क्या होता है, मेरा एसेट होता है। एसेट को क्या हिंदी में बोलते हैं, परिसंपत्ति। तो जब भी मैगी आपने ख़रीदा तो आपसे पैसा दूर गया, पैसा जब दूर गया तो आपका कैश जो है एसेट घट गया, एसेट घटा तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट। और आपके पास मैगी आया, मैगी आपके लिए क्या है दोस्तों, एसेट है, परिसंपत्ति है, मैगी आपका बढ़ा तो मैगी क्या हुआ, डेबिट। तो हम यहाँ जब मैगी खरीदेंगे तो हम एक एंट्री करते हैं, क्या लिखेंगे, मैगी लिखते हैं डेबिट हुआ, और कैश मेरा क्रेडिट हुआ, और ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे करके कि क्यों हुआ, कि मैगी खरीदने पर 10 रुपये का मैगी खरीदने पर। तो ये जो हम लोग ब्रैकेट में लिखा दोस्तों कि मैगी खरीदने पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो पूछा है। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हर एंट्री के नीचे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, नरेशन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है क्रेडिट परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल। बोल रहा है अगर हम प्लांट और मशीनरी को, ठीक है, प्लांट और मशीनरी, प्लांट मतलब ज़मीन वमीन, ठीक है, या प्लांट मतलब कोई फैक्ट्री और मशीनरी को हम लोग क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट मतलब उधार में खरीदें, तो हम लोग उसको किस जर्नल में लिखेंगे दोस्तों, हम लोग उसको किस जर्नल में लिखेंगे ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर हमने बिजनेस के लिए अगर कुछ ख़रीदा जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए टाटा है, तो टाटा का बिजनेस क्या है, गाड़ी बेचना,
तो गाड़ी के लिए बनने के लिए जो भी चीज़ लगता है, चाहे वो टायर लगता है या स्टील लगता है या पेंट लगता है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो अगर टाटा ये सब चीज़ को उधार में ख़रीद रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसको वो लिखेगा परचेज जर्नल में। किसमें लिखेगा? परचेज जर्नल में। और अगर टाटा का बिजनेस गाड़ी बेचना है, तो गाड़ी बेच रहा है तो उसको लिखेगा वो सेल्स जर्नल में, अगर उधार में बेच रहा है तो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे टाटा मान लीजिए कोई कंप्यूटर ख़रीदा, ठीक है, या टाटा ने बिल्डिंग ख़रीदा, या टाटा ने कोई मशीन ख़रीदा, तो क्या ये टाटा का बिजनेस है क्या कि मशीन बेचना खरीदना? नहीं। बिल्डिंग खरीदना बेचना? नहीं। कंप्यूटर खरीदना बेचना? नहीं। ये टाटा का बिजनेस नहीं है। तो टाटा अगर इससे लेन देन कर रहा है, ये सब चीज़ को किस में लिखेगा? अगर वो मशीन खरीद रहा है तो उसके लिए एक जर्नल बनाएगा जिसको बोलेगा जनरल जर्नल। तो याद रखिएगा, जो कैश जनरल होगा, कैश जनरल जर्नल, तो कैश जनरल में रोकड़ वाला चीज़ लिखेगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। लेकिन इसमें बोल रहा है क्रेडिट्स में, ठीक है, तो क्रेडिट में है तो इसलिए वो नहीं रिकॉर्ड करेगा, कैश वाले में नहीं करेगा। परचेज जर्नल में क्या लिखा? परचेज में खरीद तो रहा है, और परचेज में हम लोग उधार वाला भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये प्लांट और मशीनरी है दोस्तों, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस रिलेटेड है क्या किसी का? नहीं। थोड़ी अब किसी का बिजनेस होता है कि मशीन को बेचना खरीदना, फैक्ट्री को बेचना खरीदना, वो बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस क्या होता है? जो उसके रिलेटेड होता है, जैसे टायर, टाटा के लिए टायर ये सब है, तो वो सब के लिए अगर उधार में खरीद रहा है तो उसको परचेज जर्नल में करेगा। लेकिन प्लांट मशीनरी का बिजनेस नहीं है, इसलिए उसको जनरल जर्नल में करेगा, ठीक है। तो 11 का आंसर होगा ए। परचेज रिटर्न भी नहीं होगा। परचेज रिटर्न मतलब ऐसा चीज़ जो बिजनेस से रिलेटेड है और उसको किसी ने वापस कर दिया है, कंपनी ने, तो उसको परचेज रिटर्न में करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा, सेल्स जर्नल या परचेज रिटर्न में उधार का चीज़ तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड होता है। और कैश बुक में हम, कैश बुक जो होता है, रोकड़ बही, कैश जर्नल, उसमें हम लोग दोनों चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लेकिन उसका आंसर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बोला है क्रेडिट परचेज, उधार वाला, तो उधार वाला चीज़ कैश में थोड़ी रिकॉर्ड होता है, इसलिए नहीं हुआ ये आंसर। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? जनरल जर्नल, जिसमें हम लोग उधार का वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक। तो 11 का आंसर क्या हुआ? ए दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। मेरे से जितना हो पा रहा है दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं गारंटी है कि मेरे साथ अगर आप पढ़ते रहें तो आपका जो भी चीज़ मैं कवर कर दे रहा हूँ उसका 100% क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। बस अब जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। बिल बोल रहा है डेबिट नोट इज़ द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल। डेबिट नोट, डेबिट मतलब नोट मतलब नाम, नोट जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को हम लोग बताया था कि किस लेन देन में हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो किस में बनाते हैं जब हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो डेबिट नोट मतलब क्या होता है? जब से आपने कुछ खरीदा, बिजनेस ने कोई खरीदा, फिर जब खरीदा तो फिर उसको जब वापस कर देता है कुछ कमी के कारण, जैसे मान लिया टाटा है, टायर खरीदा, ठीक है, तो टायर खरीदेगा तो उधार में तो परचेज जनरल में लिखेगा, ठीक है। और जब टायर वापस कर देता है तो टायर के साथ ये भी भेजता है जब, तो एक नोट मतलब एक कागज़ में लिख के देता है कि इतना टायर जो है ख़राब हो गया, इसलिए मैं इसको वापस कर रहा हूँ और इतना पैसा हम आपको कम देंगे, तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट किसका आधार होता है लेन देन को रिकॉर्ड करने का? मतलब डेबिट नोट के आधार पे हम किस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों? तो वो परचेज रिटर्न, मतलब जब भी कोई चीज़ वापस हम लोग खरीदते हैं और फिर जब उसको वापस कर देते हैं तो एक डेबिट नोट भेजते हैं, तो उसका वो किसका आधार होता है रिकॉर्ड करने का? तो परचेज रिटर्न जनरल। तो मतलब डेबिट नोट के आधार पे हम लोग परचेज रिटर्न जो क्रय वापसी करते हैं दोस्तों, लेने के बाद उधार में वापस कर देते हैं, सामान अच्छा नहीं है या किसी कारण से, तो उसको हम लोग परचेज रिटर्न जनरल में लिखते हैं। तो 12 का आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 13, बोला सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल दोस्तों। तो ओल्ड फर्नीचर ये आपका क्या है दोस्तों? एसेट है क्या? परिसंपत्ति। तो क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? कोई भी फर्नीचर का जो लेन देन होता है क्या वो बिजनेस से रिलेटेड होता है? बिजनेस का उसी का काम है? नहीं। टाटा अगर फर्नीचर बेच रहा है तो टाटा का काम थोड़ी फर्नीचर बेचना है ना। लेकिन अगर वो बेच रहा है तो उसको किस में हम लोग रिकॉर्ड, जब खरीदा था तो किस में रिकॉर्ड किए थे? प्लांट मशीनरी को जनरल जर्नल में। तो जब वो बेचेगा तो जो भी उससे पैसा मिला उसको किस में लिखेगा? वो उसको लिखेगा दोस्तों जनरल जर्नल में। सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल में नहीं लिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस नहीं है टाटा का फर्नीचर बेचना, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। और कैश रिसिप्ट में भी नहीं होगा। क्यों? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 13 का सी, जनरल जर्नल, जिसमें जो भी एसेट वेसेट से जो भी पैसा आता है या जाता है, ठीक है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको जनरल जर्नल में हम लोग लिखते हैं। 13 का आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, बोल रहा है क्रेडिट नोट इज़ द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज जनरल। अब क्रेडिट नोट क्या होता है? कोई सामान जो है बेचा, ठीक, तो जब उसको सामान वापसी हो जाता है, जैसे मान लीजिए टाटा है, तो कोई टाटा जो है
इसको गाड़ी बेचा, ठीक है। तो गाड़ी जब ये वापस कर दिया, तो जब कोई वापस करता है तो ये क्या भेजेगा अपने साथ, डेबिट नोट भेजेगा। कौन भेजता है डेबिट नोट, कस्टमर जो ख़रीदता है। तो जब ये गाड़ी उसके पास वापस आ जाता है और ये कागज़ वापस आ जाता है, तो ये आदमी जो है बनाता है क्रेडिट नोट, मतलब जो है बिजनेस क्रेडिट नोट बनाता है जब वो उसका ख़रीदा गया बेचा गया सामान उसको वापस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के आधार पर बोल रहे हैं हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट नोट को किस में रिकॉर्ड किए थे, परचेज रिटर्न जर्नल में, है ना। तो क्रेडिट नोट को किस में रिकॉर्ड करेंगे, इसको करेंगे सेल्स रिटर्न जर्नल में, ठीक है। जब भी विक्रय वापसी जर्नल में हम लोग क्रेडिट नोट बनाते हैं, तो आपको याद कर लो ऐसे, सेल्स रिटर्न को करते हैं क्रेडिट में SC, ठीक है, और परचेज रिटर्न को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में, तो PD, ठीक है। तो परचेज रिटर्न डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, ठीक है, याद कर लो ऐसे। तो 14 का आंसर होगा दोस्तों B। अगला बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है स्पेशलाइज जनरल्स आर एडिक्वेट फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस। बोल रहा है स्पेशलाइज जनरल मतलब विशेषकर जो स्पेशलाइज मतलब क्या होता है, जो अलग अलग जर्नल हम लोग बनाते हैं, जैसे कैश बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, वो जर्नल बनाते हैं। बोल रहा है किसके लिए एडिक्वेट है, तो मैंने बताया था जो बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि हम बच्चा थे तो हमको एक चुक्का मिलता था जिसे में ऊपर में होता था छेदा, और इसी से में 5 रुपये का सिक्का मिला तो डाल दिया, 1 रुपये का मिला डाल दिया, 8 आना मिला डाल दिया, 50 पैसा मिला डाल दिया, तो कोई कंपार्टमेंट नहीं होता था। वहीं जब एक दुकानदार होता है तो उसके पास जो गल्ला होता है तो अलग अलग बॉक्स होता है, 1 रुपये का यहाँ डालेगा, 5 का यहाँ, 10 का यहाँ, ऐसे ऐसे करके डालता है। तो जब कोई बड़ा बिजनेस हो जाता है दोस्तों, तो अलग अलग स्पेशलाइज जनरल बनाता है, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का B। तो स्पेशलाइज जनरल तब बनता है जब बिजनेस बड़ा होता है, और जब छोटा होता है तो एक ही जनरल बनता है जिसको बोलते हैं जनरल जर्नल, ठीक है। तो 15 का आंसर होगा दोस्तों B। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन एविडेंस दैट ए ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। बोल रहा है कि जब भी लेन देन होता है तो एविडेंस मतलब सबूत, तो लेन देन जब होता है तो हम सबूत के आधार पे करते हैं ना। हम लोग जैसे मान लो लिखना है कि हम लोग टाटा मान लो टायर खरीदा, ठीक है, तो टायर खरीदा तो इसको एक रिसिप्ट मिला होगा ना, रसीद कि इतना का टायर हम खरीदा, इससे खरीदा, इस तारीख को खरीदा, और इसका रेट इतना है, और इसका क्वांटिटी इतना है, मात्रा इतना है। तो ये जो कागज़ का टुकड़ा है, जो रसीद है, जो सबूत का काम करता है, जिसके आधार पे टाटा जो है अपने बुक में लिखेगा कि हमने उधार में या कैश में इतना चीज़ खरीदा, बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एविडेंस, तो किसको हम लोग एविडेंस के रूप में स्वीकार करते हैं दोस्तों, जो हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोर्स डॉक्यूमेंट, या उसको हम लोग बाउचर भी बोलते हैं, बाउचर, या इसको रसीद भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबूत है उसको हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट या रसीद या फिर बाउचर बोलते हैं दोस्तों। तो 16 का आंसर होगा C, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बोल रहा है बिजनेस पेड रेंट अमाउंटिंग टू $100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज जनरल रिकॉर्ड्स दिस ट्रांजेक्शन। बोल रहा है कोई बिजनेस जो है दोस्तों वो रेंट दे रहा है, रेंट मतलब किराया दे रहा है, ठीक है। कितना का किराया दे रहा है, $100 का, ठीक है। तो बोल रहा है कौन से जर्नल में इसको हम लिखेंगे, ठीक है, कौन सा स्पेशलाइज जनरल इसको रिकॉर्ड करेगा दोस्तों। तो ये बताइए, जो पैसा दे रहा है ना, तो पैसा देते क्या कुछ खरीदा है, नहीं, तो परचेज जनरल में नहीं लिखेंगे। कुछ बेचा है उधार में, नहीं लिखेंगे। कि पैसा दे रहा है कि ले रहा है, पेमेंट कर रहा है, इसको किस में लिखेंगे दोस्तों, कैश पेमेंट जर्नल में। कैश रिसिप्ट में लिखेंगे नहीं, क्योंकि कैश का तो प्राप्ति नहीं हो रहा है, रोकड़ का पेमेंट हो रहा है। तो इसका क्या होगा आंसर दोस्तों, 17 का B। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला क्रेडिट मेमो और क्रेडिट नोट इच इंटर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल। बोल रहा क्रेडिट नोट किस में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको 2 चीज़ में लिखते हैं, अगर सेल्स रिटर्न रहेगा तो भी लिखेंगे, और जनरल जर्नल होगा तो भी लिखेंगे, ठीक है। दोनों में आप लिख सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब याद रखिएगा, जब ऑप्शन में सेल्स रिटर्न है तब उसको आप सेल्स रिटर्न में लिख दो, ठीक है, सेल्स रिटर्न रख दीजिएगा। और अगर ऑप्शन में सेल्स जर्नल भी है और जनरल जर्नल भी है तो ऑप्शन आप जनरल जर्नल को टिक मारिएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑप्शन में नॉर्मल अगर सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न है तब अब उसको सेल्स रिटर्न में लिखिएगा ऑप्शन में। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, सेल्स रिटर्न भी है और जनरल जर्नल भी है, तो आप उसको मारिएगा जनरल जर्नल। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और डेबिट नोट को किस में लिखते हैं, परचेज रिटर्न। मैंने याद किया तो परचेज जर्नल में डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट पूछा है, होना चाहिए सेल्स रिटर्न, लेकिन ऑप्शन में जनरल जर्नल भी था, जो सबका बाप होता है, तो जनरल जर्नल लिखेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का 18 क्वेश्चन आज का कंप्लीट। बाकी आज देखते हैं। बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन
बोल रहा है हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, अभिलेखन करते हैं, वो कब करते हैं? बोला 2 टाइम्स ए ईयर, साल में 2 बार, या 1 ए ईयर, साल में 1 बार, या फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, या अकाउंटिंग पीरियड के अंत में, ठीक है। तो कब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों? हम लोग को पता है ना कि रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? जर्नल में लिखना। जर्नल में, तो जर्नल में कब लिखते हैं? जब जब होते रहते हैं तब तक लिखते रहते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब हमेशा जो है करते रहते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जब जब होता है। ऐसा नहीं है कि साल में 2 बार करेंगे या 1 बार करेंगे या अकाउंटिंग पीरियड के अंत में करेंगे, नहीं। प्रॉफिट और लॉस हो सकता है आप अकाउंटिंग पीरियड के अंत में निकालो, लेखांकन अवधि के अंत में, या बैलेंस शीट बनाओगे, प्रॉफिट तुलन पत्र तो लिखोगे, लेकिन जब रिकॉर्ड करोगे तो हमेशा लिख करोगे ना कि कितना का गाड़ी बेचें, कितना का टायर खरीदे, वो तो फ्रीक्वेंटली होता है। तो 1 का होगा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनरल जर्नल इज ए बुक ऑफ। तो जनरल जर्नल को क्या बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, तो मैंने बताया था जर्नल क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। इसको फर्स्ट बुक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डे बुक भी बोलते हैं। तो जनरल जर्नल क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जहाँ पे ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या? यहीं से एंट्री मेरा शुरू होता है, यहीं से आप लिखे, जर्नल में लिखे, फिर इसी से आप क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये सब बनाते हैं ना, मैंने बताया था। तो ओरिजिनल एंट्री क्या है? जर्नल को भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2 का आंसर होगा बी। अगला बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन डिफरेंट जर्नल। तो अलग अलग जर्नल में हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, अभिलेखन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जर्नलाइजिंग। उसको क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं जिसको रोजना मच्छा, फिर इससे हम लोग लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो लेजर में जब हम लोग जर्नल में लिखते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, और जब लेजर में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, ठीक। तो पोस्टिंग किस में वो क्या होता है? जब हम लोग लेजर में लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी एंट्री मेकिंग और एडजस्टिंग ये सब कुछ होता नहीं है। एडजस्टिंग मतलब होता है जब कुछ गलती हो जाता है तो हम लोग एडजस्ट करते हैं अकाउंट को, ठीक है। तो 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। जब जर्नल में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन हो गया इसका। बोल रहा है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट। बोल रहा है कोई भी बिजनेस लेन देन होता है दोस्तों, वो कम से कम कितने अकाउंट को अफेक्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है? 1 को, 2 को, 3 को, या इनफाइनाइट को, ठीक है। तो मैंने बताया था कोई भी लेन देन होता है तो एक चीज़ डेबिट होगा, एक चीज़ क्रेडिट होगा, ठीक है। तो 2 चीज़ को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जनरली कितने चीज़ को करता है दोस्तों? 2 चीज़ का, इसलिए 2 होगा। कोई चीज़ डेबिट होगा, कोई क्रेडिट होगा। जैसे आपने मान लिया मैगी खरीदा, तो आपके पास मैगी आया, तो मैगी आपका क्या होता है दोस्तों? एसेट होता है, परिसंपत्ति होता है। तो क्लियर का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी आपका एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो मैगी का अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, आपके पास रुपया गया, क्योंकि आपके 10 रुपये गया, तो आपका रुपया दोस्तों क्या हुआ? कम हुआ। मतलब आपका एसेट जो है, परिसंपत्ति जो है वो कम हुआ। और जब भी परिसंपत्ति कम होगा, मतलब एसेट कम होगा, तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो मैगी मेरा क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि मैगी बढ़ा और रुपया मेरा घटा, एसेट घटा, तो क्रेडिट। तो 2 चीज़ इफेक्ट हुआ। तो कोई भी लेन देन में 2 चीज़ इफेक्ट होता है, इसलिए 4 का आंसर होगा बी। बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड इज ए काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम। बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट मतलब होता है छूट, अलाउड मतलब देना। तो जब भी आप डिस्काउंट देते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग डिडक्शन करते हैं, मतलब घटाते हैं। तो बोल रहा है हम लोग इसको किससे घटाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है अकाउंट पेएबल, अकाउंट मतलब होता है खाता पे, पेएबल मतलब देना, एक खाता दे से घटाते हैं, या अकाउंट रिसीवेबल, खाता रिसीव मतलब प्राप्य से घटाते हैं, या कैश अकाउंट, रोकड़ खाता से घटाते हैं, या डिस्काउंट अकाउंट मतलब छूट खाता से घटाते हैं। किससे घटाते हैं दोस्तों? तो डिस्काउंट अलाउड मतलब क्या? जैसे कि टाटा जो है गाड़ी बेचा, ठीक है, गाड़ी बेचा, तो सामने वाले को जैसे बोला गाड़ी बेचा उधार में, ठीक है। तो ये बोला कि हम जो है आपको दिसंबर को पैसा दे देंगे, दिसंबर 2023 में पैसा दे देंगे। तो टाटा बोला कि ऐसा करो ना, तुम दिसंबर में क्यों दे रहा है, तुम हमको नवंबर में दे दो। तो बोले, आदमी बोला हमको क्या फ़ायदा होगा? तो बोला कि ऐसा कर, तुमको 10,000 रुपये कम देना, 10,000 रुपये कम देना। मतलब टाटा जो है डिस्काउंट अलाउ कर रहा है ना, डिस्काउंट का छूट दिया है, छूट उसको दिया है। तो ये जो डिस्काउंट टाटा छूट दिया है दोस्तों, वो टाटा अपने किससे घटाएगा? क्या उसको खाता दे से घटाएगा, या खाता प्राप्य से घटाएगा, या कैश डिस्काउंट से घटाएगा? तो देखिए दोस्तों, उसको एक अकाउंट प्राप्त होने वाला था ना, कितना प्राप्त होने वाला था? मान लो टाटा गाड़ी बेचा 2 लाख का,
तो इसको 2 लाख रुपये प्राप्त होता दिसंबर में, लेकिन टाटा बोला कि ऐसा करो तुम हमको नवंबर में पैसा दे दो तो 10,000 रुपया तुमको कम लेंगे। तो जो टाटा घटाएगा 10,000 रुपया, वो किससे घटाएगा? तो जो अकाउंट उसको प्राप्त होने वाला था, तो जो भी अकाउंट प्राप्त होने वाला था उससे घटाएगा। मतलब अकाउंट रिसीवेबल से टाटा क्या करेगा? डिडक्ट करेगा, मतलब घटाएगा। तो 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। बात समझ में आ रहा है? छठा है बोला द अदर नेम ऑफ जर्नल इज, फिर वही क्वेश्चन आ गया। जर्नल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है डे बुक, या इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। फिर 7 क्वेश्चन बोला एक जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज रिफर्ड टू एज। बोल रहा है ऐसा जर्नल एंट्री जिसमें 2 या 2 से अधिक अकाउंट को डेबिट भी होते हैं और क्रेडिट भी होते हैं, मतलब नाम में भी होगा और जमा में भी होगा। तो ऐसा जर्नल एंट्री, जैसे ऐसा मान लो हम लोग लिखे हैं और इसके कारण 2 या 2 से अधिक अकाउंट चेंज हो गया, अफेक्ट कर गया, प्रभावित हो गया, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड मतलब एक आपने ट्रांजैक्शन किया और उससे 2-3 अकाउंट जो है प्रभावित हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंपाउंड एंट्री। याद रखिएगा, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। 7 का होगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूरा गुड्स रिसीव्ड रिटर्न बाय कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। बोल रहा है गुड्स रिटर्न किया कस्टमर ने, मतलब कस्टमर जैसे बिजनेस है, इसने जो है गाड़ी बेचा, ठीक है। अब इसको गाड़ी पसंद नहीं आया, ख़राब लगा, तो गाड़ी को वो जो है ये वापस कर दिया। तो जो भी गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, उसको हम लोग डेबिट करते हैं, मतलब नाम में लिखते हैं, ठीक है। किस अकाउंट में लिखते हैं वो हमसे पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चूँकि क्या हुआ, रिटर्न हो गया, ठीक है, वापस आ गया और अंदर आया, मतलब बिजनेस के अंदर वापस आ गया, है ना। इसलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों रिटर्न इनवार्ड में, वापसी इनवार्ड मतलब अंदर आया, ठीक है। इसको एक्सपेंस अकाउंट में नहीं लिखते क्योंकि बिजनेस का ये खर्चा नहीं है। इसको सेल्स अकाउंट में नहीं लिखते हैं क्योंकि बिजनेस जो है बेचा तो था लेकिन वापस आ गया, रिटर्न इनवार्ड हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। सेल्स इनकम ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा दोस्तों? 9 का आंसर सी, ठीक है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। बोला डिस्काउंट अलाउड इज। डिस्काउंट जो है हम लोग अलाउ मतलब देते हैं। अगर कोई जो है बिजनेस डिस्काउंट किसी को देता है तो वो बिज़नेस के लिए क्या है दोस्तों? वो बिज़नेस के लिए खर्चा है ना। जैसे गाड़ी है, जैसे टाटा 1 लाख का गाड़ी था, बोला कि ठीक है तुमको 90,000 रुपये में ही दे देंगे, तो 10,000 रुपये जो छूट दे दिया वो क्या है दोस्तों? वो बिज़नेस के लिए क्या है? खर्चा है। 10 का ए होगा, ठीक है। इसलिए जब भी डिस्काउंट हम लोग किसी को देते हैं तो हम लोग उसको किधर रिकॉर्ड करते हैं? तो क्लियर के फॉर्मूला से अगर देखेंगे तो एसेट और एक्सपेंस, ई मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस जब उधार देगा तो उसके लिए खर्चा है, खर्चा है मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट। इसलिए जब भी डिस्काउंट हम लोग किसी को देते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ता है, और खर्चा बढ़ता है तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है इज़ द एविडेंस दैट ए ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। बोल रहा है कौन सा इनमें से एविडेंस होता है, सबूत होता है जो ये बताता है कि ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन हुआ है। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, या उसको हम लोग वाउचर भी बोलते हैं, वाउचर या वाउचर VOUCHER वाउचर, या उसको हम लोग रसीद भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 11 का आंसर होगा ये दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ ए बिजनेस परचेजेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बोल रहा है अगर बिजनेस, कोई बिजनेस है, टाटा है, मान लो वो जो है टायर खरीदा, तो टायर खरीदा किस में खरीदा? उधार में खरीदा, ठीक है। क्या खरीदा? टायर उधार में खरीदा, ठीक है। तो बोल रहा है किसको हम, जो अगर उधार में टाटा खरीदा है तो कौन से अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे दोस्तों? कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस खरीदा है कोई चीज़ उधार में, ठीक है, उधार में खरीदा है, तो क्या होगा इससे? हम जो परचेज होगा दोस्तों, वो परचेज बढ़ेगा, उधार में खरीदा है ना, तो उधार वाला किस में रिकॉर्ड करते हैं? परचेज जर्नल में करते हैं। परचेज मतलब क्रय खाता में, जो भी हम लोग उधार में खरीदते हैं, ठीक है। तो जब भी आप खरीदेंगे तो आपका खर्चा क्या होगा दोस्तों? खर्चा क्या होगा? बढ़ेगा। खर्चा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपेंस। तो क्लियर के फॉर्मूला से देखेंगे CLEAR, तो आपका ई बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो जब भी मैंने बताया था ए मतलब एसेट और ई मतलब एक्सपेंस, जब भी ये दोनों बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या किधर लिखते हैं? डेबिट में। तो बोल रहा है किसको हम लोग डेबिट करेंगे? तो किसको डेबिट करेंगे दोस्तों? परचेज को, ठीक है। तो परचेज को मतलब खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब ई मतलब क्लियर के फॉर्मूला से बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। तो इसका और दूसरा चीज़ क्या होगा? क्रेडिट होगा एक चीज़। तो क्या क्रेडिट होगा? आपने उधार में खरीदा है, तो उधार में जब खरीदा है तो वो आपके लिए क्या है दोस्तों? लायबिलिटी है। उधार में अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी आपका बढ़ रहा है, क्लियर के फॉर्मूला से में एल आता है, एल बढ़ता है, मतलब देखिए जब भी CLR
मतलब ए और ई को छोड़ के CLR जब भी आपका बढ़ेगा तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। तो किसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, अगर यहाँ पे लिखा रहता क्रेडिटर, किसको क्रेडिट करेंगे, तो किसको क्रेडिट करेंगे, जिससे आपने उधार लिया है। किसे उधार लिया है, क्रेडिटर से, क्योंकि इसकी ये आपका लायबिलिटी है क्रेडिटर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। और आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, तो परचेज क्या होगा, डेबिट। तो 12 का क्या होगा आंसर दोस्तों, डी, डेबिट, ठीक है। 12 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 13, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी डेबिटेड इफ द बिजनेस ओनर विथड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। बोल रहा है कोई भी बिजनेस का ओनर मतलब मालिक अगर बिजनेस से पैसा अपना निकाल ले रहा है पर्सनल यूज के लिए, मतलब निजी प्रयोग के लिए, निजी उपयोग के लिए पैसा निकाल ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो जब भी मालिक जो है बिजनेस से पैसा अपना पैसा बिजनेस में पैसा डालता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल, मतलब पूंजी। जो भी पैसा मालिक बिजनेस में डालता है, चाहे वो पैसा हो या सामान हो, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजी। और पूंजी में से जो पैसा वो खुद के प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए निकाल लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ड्राइंग, या हिंदी में बोलते हैं आहरण, ठीक है। तो जब भी मालिक पैसा निकाल लेगा बिजनेस से आहरण, तो जो आहरण का अकाउंट होगा, ड्राइंग का अकाउंट होगा, वो क्या होगा दोस्तों, डेबिट। वो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ड्राइंग वाला अकाउंट क्या होगा, डेबिट, ठीक है, सिंपल। चलिए, और इसी में लिखता कि क्रेडिट क्या होगा, है ना, क्रेडिट क्या, तो इसमें तो बोल रहा है कि किसको डेबिट करोगे, तो डेबिट करोगे ड्राइंग के अकाउंट को, और इसमें मैं लिख देता क्रेडिट किसको करोगे। तो ये बताओ क्या निकाल रहा है, कैश। तो कैश घट रहा है, तो क्लियर के फॉर्मूला से देखेंगे कि आपका कैश क्या होता है, रोकड़। रोकड़ को क्या बोलते हैं, रोकड़ आपके लिए क्या है, एसेट है। एसेट मतलब परिसंपत्ति है। तो परिसंपत्ति आपका घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, कैश घट रहा है। तो क्लियर के फॉर्मूला में जब भी एसेट या एक्सपेंस घटता है तो उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट। तो अगर यहाँ पे वही लिख देता कि क्रेडिट क्या होगा, तो कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन पूछा डेबिट क्या होगा, तो क्या होगा, डेबिट, ड्राइंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, बोला जर्नल्स आर आल्सो रिफर्ड एज। जर्नल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसके या तो इसको डे बुक बोलते हैं या इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। टी अकाउंट क्या होता है, मैंने कल बताया था, टी अकाउंट किसको बोलते हैं, टी अकाउंट बोलते हैं लेजर को दोस्तों, ठीक है। चलिए 14 का आंसर होगा बी दोस्तों। अगर यहीं पे पूछता है कि लेजर और ऑल्सो डिफर्ड है, लेजर को क्या बोलते हैं, तो लेजर को बोलते हैं टी अकाउंट, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 15, बोल रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए जर्नल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है जो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मतलब प्रारूप होता है, जो ढांचा होता है, उसमें क्या नहीं होता है दोस्तों, तो जर्नल में क्या नहीं होगा, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जर्नल में एसेट का कोई कॉलम नहीं होता है, इसमें डेट होगा ज़रूर, इसमें डेट होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन होता है कि किस चीज़ का है, और अमाउंट होता है। ये 3 चीज़ तो होगा कि कौन से तारीख को घटना हो रहा है, क्या हो रहा है घटना में, गाड़ी खरीद रहा है कि क्या खर्चा हो रहा है, और कितने का हो रहा है। उसमें कोई एसेट का कॉलम नहीं होता है दोस्तों। कहीं मैंने बताया कि जर्नल में एसेट का कॉलम होता है, नहीं। तो 15 का ये होगा, इसमें डेट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब क्या चीज़ कर रहे हैं, और अमाउंट और कितने का है वो होता है। तो डेट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, अमाउंट होगा, और सीरियल नंबर भी होता है। 4 चीज़ होता है जर्नल में, ठीक है। एक डेबिट साइड होता है, क्रेडिट होता है, तो ये सब होता है, लेकिन एसेट का कोई कॉलम नहीं होता है। तो 15 का ये होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डेटा इज इंटर्ड इन जर्नल। बोल रहा है जो जर्नल होता है, जो रोजना मच्चा होता है, उसमें हम लोग जो भी लिखते हैं डेटा, कुछ भी एंट्री करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो किस आधार पे करते हैं, किस ऑर्डर में करते हैं, कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, डेट के आधार पे करते हैं, मतलब किस दिन को क्या हुआ, मतलब आज क्या हुआ, फिर मतलब आज कितना तारीख है, 25, तो 25 तारीख को क्या हुआ, 26 तारीख को क्या हुआ, 27 को क्या हुआ, 28 को क्या हुआ, मतलब एक क्रोनोलॉजी में करते हैं, कालानुक्रम में बोलते हैं। तो उसको कालानुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी के आधार पे करते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट के आधार पे, ना कि नंबर पे आधार पे, ना तो बुलेट के आधार पे। किस पे आधार पे करते हैं दोस्तों, क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम में के आधार पे हम लोग एंट्री करते हैं, किसमें, जर्नल में। तो 16 का आंसर होगा दोस्तों डी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ़ ए कंपनी परचेजेज बिल्डिंग फॉर ए कैश। बोल रहा है इनमें से कौन सा अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे जब बिजनेस जो है बिल्डिंग खरीद रहा है कैश में। तो कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई टाटा है जैसे, ठीक है, ये क्या खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदा, ठीक है। तो ये बताइए, और कैश में खरीदा, तो टाटा का जो कैश हुआ वो घटा। मान लो 10 लाख का बिल्डिंग होगा, तो 10 लाख रुपया कैश उस पर घट गया, और उसके पास क्या आया दोस्तों, बिल्डिंग आया। बिल्डिंग उसके पास क्या हुआ, बिल्डिंग बढ़ा,
अगर एक बिल्डिंग था तो 2 बिल्डिंग हो गया होगा, और जो कैश होगा वो 10 लाख रुपये कैश खत्म हो गया होगा, है ना। तो ये बताइए टाटा के पास से क्या गया, कैश गया। तो कैश क्या होता है दोस्तों, मेरा एसेट होता है। रोकड़ क्या होता है, एसेट होता है, परिसंपत्ति होता है, ठीक है। तो क्लियर के फॉर्मूला से जब मेरा एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और घटेगा तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बोल रहा है किसको क्रेडिट करोगे दोस्तों, तो मेरा कैश क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग आपका घटा है या बढ़ा है, बढ़ा है, और बिल्डिंग आपके लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहीं पे लिखता है कि डेबिट किसको करेंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट मेरा क्रेडिट नहीं होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट कट गया। और फिक्स एसेट का अकाउंट, फिर तो बिल्डिंग ही क्या है, आपका फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट अकाउंट भी आपका क्या होता है, डेबिट होता है, तो ये भी नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा आपका दोस्तों, और कैपिटल अकाउंट तब होता है दोस्तों जब इसमें जो है टाटा अपने पैकेट से कुछ लगाता है। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे कंपनी ने खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ कंपनी ने खरीदा है, टाटा ने तो बिल्डिंग नहीं दिया गिफ्ट में, या बिल्डिंग तो नहीं लगाया, या पैसा नहीं लगाया, है ना। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो मेरा कैश घटा था इसलिए एसेट घटा, इसलिए परिसंपत्ति घटा, इसलिए क्या कर दिए इसको, क्रेडिट, ठीक है। तो 17 का आंसर होगा दोस्तों डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है डिस्काउंट फॉर रीपेमेंट, क्विक रीपेमेंट ऑफ ए डेट इज रिफर टू एज। बोल रहा है डिस्काउंट मतलब छूट, क्विक मतलब त्वरित या शीघ्र, रीपेमेंट मतलब वापस करना, वापस करना, डेट मतलब ऋण। मतलब कोई चीज़, कोई बिजनेस जो है, कोई आदमी जो है दोस्तों, जैसे टाटा है, इसने गाड़ी बेचा, ठीक है, और उधार में 1 लाख का, और बोला था कि दिसंबर में, ये बोला था कि पैसा दे देंगे आपको दिसंबर 2023 में, ठीक है। लेकिन टाटा बोला कि भैया ऐसा करो ना कि तुम हमको नवंबर में ही दे दो। तो टाटा उसको तो ये बोला क्यों देंगे नवंबर में, तो बोला कि 10,000 रुपये हम छूट देंगे, मतलब तुम हमको 90,000 ही देना, 90 के 90,000 ही देना, ठीक है। तो टाटा जो 10,000 का छूट दिया, और क्यों दिया, क्यों, ताकि उसको जो है, जो लोन लिया है, लोन मतलब यह समझो गाड़ी उधार में ही लिया था, एक तरह का लोन ही है। तो लोन लिया वो क्विक रिपेमेंट मतलब शीघ्र रिपेमेंट कर दे, तुरंत वापस कर दे, ये लंबे समय के लिए ना दे, समय से पहले ही दे दे। तो ये जो डिस्काउंट दिया दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमें पूछा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं वो पूछा है, ठीक है। तो उसको क्या, देखिए डिस्काउंट मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था, 2 टाइप का डिस्काउंट होता है, छूट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। डिस्काउंट जो होता है दोस्तों, मैंने बताया भी था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, बहुत बच्चे अगर नहीं देखे होंगे तो। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार छूट, ठीक है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रोकड़ छूट, ठीक है। तो जब मान लो सामान बेचा उधार में, और बोला कि हम जो है इस तारीख को देंगे, फलाना तारीख को, दिसंबर को देंगे, और उसके पहले ही अगर पैसा अगर दे रहा है वो, और उसके बदले में बिजनेस उसको छूट दे रहा है, जो टाइम में पैसा देना था उसके पहले ही पैसा अगर दे रहा है तो बिजनेस उसको छूट दे रहा है, तो वो वैसे डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट, रोकड़ डिस्काउंट, रोकड़ छूट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। रोकड़ छूट क्या होता है, मतलब समय से पहले अगर कोई पेमेंट कर दे रहा है तो जो छूट देता है बिजनेस, उसको रोकड़ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आपको पता है, अपने शॉपिंग भी करते होंगे, तो बोलता होगा एक शर्ट लेने पे 1,500 रुपये का मिलेगा, लेकिन 3 शर्ट लोगे तो 3,000 मिलेगा, 3,000 में 3 शर्ट, मतलब वो छूट दे दी आपको। अगर 3 शर्ट आप लेते, एक शर्ट 1,500 का ले रहे हैं और 3 शर्ट तो आपको 4,500 रुपये पड़ता। लेकिन बिजनेस वाला बोला कि 3 शर्ट लोगे तो 3,000 पड़ेगा, मतलब 1,500 का वो छूट दे दिया आपको, है ना, दिया है ना, 4,500 आपको देना था पहले, लेकिन 3,000 रुपये जो है आपको पड़ेगा 3 शर्ट लेने पे। तो अगर आपने बल्क में ख़रीदा, मतलब ज़्यादा ख़रीदा, तो जब ज़्यादा आप कुछ खरीदते हो तब आपको जो डिस्काउंट देता है बिजनेस, उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट या व्यापार छूट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो डिस्काउंट 2 टाइप का होगा, अगर बल्क में कुछ ले रहे हो तब आपको छूट मिल रहा है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट, और अगर आप समय से पहले पेमेंट कर दे रहे हो तो, है ना, क्विक रिपेमेंट कर दे रहे हो समय से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट मैंने बता दिया, बल्क में ले रहे हो तब, और कैश डिस्काउंट। बाकी बल्क डिस्काउंट कुछ नहीं होता है, हो सकता है कि ट्रेड डिस्काउंट का एक और नाम बल्क डिस्काउंट बोल सकते हो, और कैश डिस्काउंट का एक और नाम प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट होता है। लेकिन जो ऑफिशियल नाम है, जो हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, ट्रेड डिस्काउंट पढ़ते हैं और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब समय से पहले पेमेंट, और ट्रेड डिस्काउंट मतलब बल्क में लेते हो तो बिजनेस जो छूट देता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। समझ में आया। चलिए, बोल रहा था फर्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन प्रक्रिया में पहला स्टेप क्या है दोस्तों, क्या है, IMRCSAC, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समरी, एनालिसिस एंड कम्युनिकेट। ये बताया है मैंने बहुत अच्छे से। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करो कि वो लेखांकन जो है लेन देन है कि नहीं बिजनेस से रिलेटेड, उसके बाद मेजर करो, उसका मापन करो, फिर रिकॉर्ड उसको लिखो, फिर क्लासीफाई वर्गीकरण, समरी करो सारांश बनाओ, फिर एनालिसिस करो परीक्षण करो, और फिर जाके कम्युनिकेट करो, बताओ लोगों को कि मेरा ये प्रॉफिट है,
है, ये लॉस है, ऐसे ऐसे। तो जो पहला स्टेप क्या है दोस्तों, आइडेंटिफाई करना, आई करना है ना, पहचानना कि कौन सा मेरा बिजनेस के लिए लेन देन है या नहीं है। तो 19 का आंसर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोला ए पार्ट ऑफ द अकाउंट्स जनरली स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ए चार्ट ऑफ अकाउंट जनरली स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। जो अकाउंट का जो चार्ट होता है दोस्तों, उसको हम लोग किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो होता है मेरा एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट से ही सब चीज़ स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर कुछ चीज़ अपना अकाउंटिंग करेगा तो देखेगा ना कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना मशीन है, क्या है, तो किसके आधार पे करेगा, एसेट अकाउंट के आधार पे। ठीक है, तो एसेट अकाउंट ही जो होता है एक अकाउंट्स का चार्ट होता है जिसके जो स्टार्ट होता है सभी अकाउंट के आधार पे। ठीक है, 20 का आंसर होगा दोस्तों ए। तो याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि एसेट अकाउंट ही सभी अकाउंट्स का आधार होता है जिसके आधार पे अकाउंटिंग प्रक्रिया शुरू होती है। तो 20 का आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया मेरा, टोटल 20 कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। शुरू में हम लोग 50 क्वेश्चन किए थे, कल हम लोग जो है 30 क्वेश्चन किए थे, तो टोटल 80 हो गया। और अभी हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो 50, 30, 80 और 40 कितना हो गया, 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग का समझ में आ रहा है कि नहीं। धीरे धीरे आपका इतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा और इतना पकड़ हो जाएगा कि आप देखेंगे फटाफट टिक मार देंगे और सही। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, हम लोग का टारगेट है कि 500 से ऊपर MCQ करेंगे और कोशिश होगा कि 700 800 भी करेंगे। कोई उसका लिमिटेशन नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसका जो PDF है 500 क्वेश्चन का, जो कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग मैं आपको एक ही साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, टेंशन मत लीजिए, मन लगा के पढ़ें। आपका मंगल कामना की सफलता के साथ आपका प्रेयर करता हूँ भगवान से कि जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो और आप सफल हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।